आपका अगर आप x पे परछाई डालोगे, है ना, तो सारे x कवर हो रहे हैं, सारे x कवर हो रहे हैं। तो मतलब क्या है कि भाई ये बहुएक फंक्शन है, तो इसका तो इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब क्योंकि साइन x यानी जो फंक्शन बन रहा है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, है ना, तो मेरे को इसके रिस्पेक्ट में जो साइन का ग्राफ मिलेगा वो सिर्फ इतना मिलेगा। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, याद करने का सिंपल सा तरीका देखो। अगर आप पहले डोमेन देखना चाहते हो इनका, है ना, कि भैया इनका प्रांत क्या क्या है। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज हम वन शॉट लेक्चर देखने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 2 का, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये जो चैप्टर है ना, इसमें जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। बिल्कुल बेसिक से मैं शुरुआत करूँगा कि किसी फलन के प्रतिलोम का क्या मतलब होता है, त्रिकोणमितीय फलन जो हमें पढ़ने हैं इनका मतलब जो प्रतिलोम पढ़ना है उनका क्या मतलब है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें, इवन इनके ग्राफ्स भी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम एक एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे फॉर्मूले थे जो आपकी पुरानी एनसीईआरटी में थे लेकिन अभी रिमूव कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, है ना। अब आप देखोगे तो एनसीईआरटी में 2-4 फॉर्मूले गिने चुने आपको देखने को मिलते हैं। तो जो पहले के फॉर्मूले हैं उनको भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि वो बहुत जगह काम आते हैं, है ना, वो बहुत जगह काम आते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो भी आपको, है ना, अभी आपके स्कूल लेवल के एग्जाम्स के लिए चाहिए, अभी मैं कंपटीशन लेवल का नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना, आपके स्कूल लेवल के एग्जाम्स का जो चाहिए, है ना, वो आपको मिल जाएगा। चाहे आप यूपी बोर्ड से हैं, आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, आप किसी बोर्ड से हैं, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप ये लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक। और आने वाले जो टाइम की अगर मैं बात करूँ तो उसमें मैं आपको इस चैप्टर के ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं PYQ से वो सब बताता चलूँगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि भैया देखो PDF जो है ना वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आप जाना, सर्च करना @हिंदी मीडियम आर्मी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, है ना, ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आज, है ना, टेंशन मत लेना। चलिए शुरुआत करते हैं, है ना। पहले देखो, आपने फलन पढ़ा हुआ है ना, हालांकि आपने फलन का प्रतिलोम भी पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर में, और फिर भी मैं बताता हूँ कि पहले ये समझ लेते हैं कि किसी फलन के प्रतिलोम का क्या मतलब होता है। मैं सिर्फ त्रिकोणमितीय फलन के प्रतिलोम की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फलन हो, उसके प्रतिलोम का क्या मतलब होता है पहले आप ये हल्का सा समझ लो, है ना। समझो कि यहाँ पर, है ना, यहाँ पर कोई फलन है ना, f कोई फलन है जो समुच्च A से B तक डिफाइंड है ना। इसमें अगर आप f(x), है ना, निकालते हैं, यानी x इनपुट दिया तो ये आउटपुट देता है y, है ना। इसको ऐसे समझ लो, है ना, मैं यहाँ पे बनाता भी चलता हूँ साथ के साथ एरो डायग्राम, ताकि आपको चीज़ें समझ में आती रहें, ठीक है। ये समझ लो अपना समुच्च A हुआ और ये समुच्च B हुआ, है ना। फलन A to B डिफाइंड है, ठीक है ना। फलन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, A to B डिफाइंड है भाई साहब, है ना। ये A है, ये B है, फलन F जो है वो A to B डिफाइंड है ना। कहने का मतलब क्या है अब, ठीक है, कि इसको अगर x इनपुट मिल रहा है तो ये क्या आउटपुट दे रहा है, y। अब इसके इन्वर्स का क्या मतलब होगा, इसके इन्वर्स का मतलब होगा जो इस चीज़ को रिवर्स कर दे। रिवर्स करने का मतलब कि यहाँ पे अगर ये A to B डिफाइंड है तो B to A डिफाइंड हो। साथ ही साथ x पुट करने पे अगर y आ रहा है तो एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसमें y पुट करे तो वापस से x दे दे, है ना। जैसे कि मान लो कि g कोई फंक्शन है जो B to A डिफाइंड है भाई साहब, कहाँ से कहाँ तक, B to A, है ना, एक दूसरा फंक्शन है g। अब आप क्या करते हो, जैसे यहाँ पे आप x इनपुट कर रहे थे, y मिल रहा था, तो जो आउटपुट मिला है f का वो इसका इनपुट हो जाएगा, है ना, और जो इनपुट था इसका वो इसका आउटपुट हो जाए। तब हम क्या बोलेंगे, तब हम कहेंगे कि भाई जो f का इन्वर्स है ना वो कौन है, वो g है। f का इन्वर्स कौन है, g है ना। हर एक इनपुट के लिए बस ये होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, इसको भी समझ लो ध्यान से, कि जैसे मान लो कि यहाँ पे आपने x1 पुट किया, है ना, y1 x2 पुट किया, मतलब इनपुट में मान लो भी ये 3 चीज़ें थी, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये मिला y1 y2 y3, बिल्कुल ध्यान समझना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लो x1 पुट कर रहे हो y1 मिल रहा है ना, x2 पुट कर रहे हो y2 और ये मिल रहा पुट करने पे y3, है ना। तो ये f हुआ। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो ये अपना फंक्शन g है ना, इसको मैं अलग कलर से दिखाऊँ क्या, जो ये फंक्शन g है ना भाई साहब, है ना, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, इसका उल्टा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, ठीक है, चलो इसको सही कलर रहने देते हैं, ठीक है, कि ये फंक्शन आप समझो b हो गया, ये फंक्शन क्या हो गया, b, मतलब समुच्च b हो गया, और ये समुच्च क्या हो गया, a। तो जो g है वो B to A डिफाइंड है। जैसे सोचो x1 आपने पुट किया तो y1 मिला, इसका मतलब क्या है कि अगर g के अंदर y1 पुट करोगे तो x1 दे देगा, है ना। इसके अंदर अगर y1 पुट करो तो ये आपको x1 देना चाहिए,
ठीक है। जैसे यहाँ पे x2 पुट करने पे y2 मिल रहा था, तो मुझे एक ऐसा फंक्शन ढूंढना था जिसमें अगर मैं इसका आउटपुट करूँ तो ये इसका इनपुट आ जाए। मतलब कहने का मतलब है जो पहले फंक्शन के लिए आउटपुट था वो इसका इनपुट हो जाए, और जो पहले का इनपुट था वो इसका आउटपुट हो जाए। ऐसे अगर यहाँ पे y3 पुट करोगे तो ये आपको x3 दे दे। इसको आप ऐसे समझो कि एक फंक्शन है जिससे, है ना, मान लो आप स्कूल किसी फंक्शन जाते हो, बस से नहीं जाते, है ना, पैदल नहीं जाते, साइकिल से नहीं जाते, मान लो ऐसी, है ना, हाइपोथेटिकली कि आप किसी फंक्शन से स्कूल जाते हो, है ना, उस फंक्शन का नाम है f। तो जब मैं f के इन्वर्स की बात करूँगा तो मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसा फंक्शन जो आपको स्कूल से वापस घर ले आए, यानी जहाँ से चले थे वहाँ पे ले आए, है ना। स्कूल जाने के लिए आप घर से निकले, घर से स्कूल गए किसी एक फंक्शन से, उस फंक्शन के इन्वर्स का मतलब है ऐसा फंक्शन जो स्कूल से वापस आपको घर ले आए। तो कहने का मतलब फंक्शन का नाम तो वैसे इन्वर्स है, लेकिन असलियत में रिवर्स की तरह काम करता है। रिवर्स मतलब उल्टा, है ना, आगे गए फिर उससे पीछे आ गए, x से y पे गए, y से x पे आ गए। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब याद रखना कि प्रतिलोम किसी फंक्शन का तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो 1 1 ऑन 2 हो, है ना। 1 1 ऑन 2 समझते हो ना, एक एकी और आच्छादक, है ना। 1 1 ऑन 2 फंक्शन होगा, है ना, तभी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। मतलब फंक्शन जो होना चाहिए वो एक एकी और आच्छादक होना चाहिए, है ना, एक एकी और आच्छादक, 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब समझ नहीं पाते कि फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है, याद रखना, है ना। प्रतिलोम जो है किसी फंक्शन का, है ना, f का जो प्रतिलोम है ना, f का प्रतिलोम जो है वो एग्जिस्ट करता है इफ एंड ओनली इफ, है ना। जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, इफ एंड ओनली इफ जो फंक्शन है वो क्या चाहिए, 1 1 ऑन 2, मतलब एक है कि आच्छादक होना चाहिए। फंक्शन का प्रतिलोम एग्जिस्ट करता है तभी जब ये होगा, याद रखना इस चीज़ को, है ना। यानी कि जो जितने भी, है ना, जितने भी फंक्शन का इन्वर्स यानी कि प्रतिलोम एग्जिस्ट करेगा वो 1 1 ऑन 2 यानी कि एक एक ही आच्छादक रहे होंगे, है ना। एक एक ही क्यों रहे होंगे, एक एक क्यों रहे होंगे, एक एक क्यों, देखो मैं समझा देता हूँ कि भाई ये दो कंडीशन ही क्यों है। ठीक है। पहली बात सोचो कि अगर फंक्शन एक एक ही ना हो, अगर फंक्शन एक एक ही ना हो, है ना, तो मान लो जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ x4, ये भी इससे कनेक्ट हो जाए, है ना, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये फंक्शन है ना, क्योंकि ये मैन इवन हो गया, बहु एक हो गया, बहु एक हो गया। लेकिन जब यहाँ पे आओगे आप, है ना, जब इसका इन्वर्स निकालने जाओगे तो यहाँ पे तो x4 भी है, यहाँ पे x4 भी है। अब यहाँ पे क्या था, x3 भी y3 से कनेक्टेड था, x4 भी y3 से कनेक्टेड था, तो y3 अगर यहाँ पे करोगे तो ये ऐसा नजर आ जाएगा, उसका उल्टा होना चाहिए ना, x3 पुट करने पे y3 मिल रहा है, x4 पुट करने पे y3 मिल रहा है। यहाँ तो ठीक है ये बहु एक होता है, बट ये तो फंक्शन ही नहीं होता अगर ऐसा हो जाएगा तो। आपने पढ़ा है ना कि भाई कोई भी एलिमेंट यहाँ का लोगे तो एक से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं हो सकता, उसकी एक से ज़्यादा इमेजेस नहीं हो सकती, एक से ज़्यादा प्रतिबिंब नहीं हो सकते। ये आपने फंक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा है, ये फंक्शन ही नहीं है डेफिनेशन के हिसाब से। इसका मतलब अगर ये बहु एक हो गया तो फंक्शन का इन्वर्स यानी कि प्रतिलोम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये समझ में आ गया कि एक एकी क्यों होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आच्छादक क्यों होना चाहिए, है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा, एक एकी क्यों होना चाहिए, है ना। अब बात कर लेते हैं आच्छादक क्यों होना चाहिए। पहले मैं इसको मिटा दूँ एक बार। देखो आच्छादक क्यों होना चाहिए, सोचो कि अगर ये फंक्शन ही आच्छादक नहीं है, यहाँ पे मान लो पहले से y4 बैठा हुआ है और वो किसी की इमेज नहीं है, तो यहाँ तो करेक्ट है, ठीक है भाई, ये फंक्शन है, ये फंक्शन तो है। लेकिन जब हम इसके इन्वर्स की बात करेंगे तो ये y4 किस में था, b में था, तो यानी y4 कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा, y4 यहाँ पे रहेगा। वाईफाई किसी y4 किसी से कनेक्टेड ही नहीं है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ का कोई एलिमेंट छूट जाए तो भाई कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन है, फलन है। लेकिन यहाँ पर आपने फलन की परिभाषा में पढ़ा था कि जो प्रांत वाला समुच्चय होता है उसमें कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई एलिमेंट छूट जाता है तो ये फंक्शन ही नहीं होता मेरे भाई, है ना। इसीलिए जो फंक्शन है ना, वो एक एकी भी होना चाहिए यानी कि 1 1 भी होना चाहिए, और आच्छादक भी होना चाहिए यानी ऑन 2 भी होना चाहिए। तो आप याद रखना कि अगर किसी भी फंक्शन का प्रतिलोम एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब वो एक एकी आच्छादक है, दोनों है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और इन्वर्स का मतलब आपको समझना होगा किसी फलन के। इन्वर्स का क्या मतलब होता है कि अगर यहाँ पे x पुट करके y मिल रहा है तो एक ऐसा फंक्शन जो y पुट करके x दे दे, सभी y और सभी x के लिए जो a और b को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो अगर मैं f के अंदर 5 पुट करूँ और मुझे ये 7 दे रहा है, तो इसका मतलब है जो f इन्वर्स होगा, f इन्वर्स मतलब g की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, तो g के अंदर अगर 7 हो तो ये क्या दे देगा आपको 5,
है ना, एफ इनवर्स मतलब जी की बात कर रहा हूँ, है ना, कि अगर एफ के अंदर 5 पुट करने पे 7 मिलता है ना, 5 उसके डोमेन में था, तो एफ इनवर्स है ना, एफ इनवर्स है ना, यानी कि जी के अंदर आप 7 पुट करोगे तो 5 मिलना चाहिए। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ इनवर्स के अंदर आप 7 पुट कर रहे हो तो 5 मिल रहा है, ऐसे लिखो वैसे लिखो, एक ही बात है ना। यही चीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी होगी भाई, यही चीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ भी हो रही है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपने पढ़ा हुआ है ना, जैसे आपने पढ़ा हुआ है, देखो ना, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लेके चलता हूँ मैं, है ना, जैसे आपने पढ़ा हुआ है सर, जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि यार साइन है ना, साइन π/2 की बात करूँ अगर मैं, साइन 90 तो ये 1 होता है, साइन 90 कितना होता है 1। अब अगर मैं इसके इन्वर्स की बात करूँगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स मतलब ऐसे लिखेंगे इसको, साइन इन्वर्स। देखो जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था भाई, यहाँ पे एफ के अंदर एक्स पुट करे तो वाई मिल रहा था, तो इसके इन्वर्स का मतलब है वाई पुट करोगे तो एक्स मिलेगा, है ना, ये एफ इन्वर्स 7y, समझ जाना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि अब अगर इसके अंदर 1 पुट किया जाए, इसके अंदर अगर 1 पुट किया जाए तो ये क्या दे देगा, वो एंगल दे देगा जिस पे ये 1 हो रहा था। यहाँ तक तो कहानी ठीक लगती है ना, कि अगर 90 साइन 90 डिग्री की अगर बात करूँ 1 होता है तो साइन इनवर्स 1 90 डिग्री, है ना, रेडियन में बात करो तो 90 डिग्री यहाँ π/2 बोल देना। ठीक है, यहाँ तक तो बात अभी तक ठीक लग रही है, लेकिन आप कहोगे सर जब हम ये ग्राफ देखते हैं ना तो हमें एक बात समझ में आती है कि यार ऐसा थोड़ी है कि भैया सिर्फ π/2 पे ये 1 हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। आप सीधा सीधा ग्राफ से देख सकते हो कि भैया अगर मैं x की वैल्यू π/2 ले रहा हूँ तो y क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी ग्राफ में देखूँ 5π/2 तब भी मुझे क्या नज़र आ रहा है, 1 मिल रहा है ना। अगर मैं यहाँ पर देख लूँ तब भी मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो मतलब यार ये तो बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जिस पे 1 मिल रहा है, तो मतलब जो साइन फंक्शन है असलियत में वो 1 ही नहीं है, वो तो मैनी 1 है, यानी बहु एक है ना। जो साइन एक्स है, अगर मैं एफ एक्स बराबर साइन एक्स लिखता हूँ, है ना, कि अगर जो फलन है भैया, है ना, जो फलन है अपना वो साइन एक्स है ना, जो फलन है अपना वो साइन एक्स है, तो ये तो बहु एक है, ये तो बहु एक है। तो इसका मतलब ये एक एक तो है ही नहीं, है ना, इसका मतलब कि ये फंक्शन एक एक तो है ही नहीं, 1 1 तो है ही नहीं, है ना, ये फंक्शन जो है ये एक एक तो है ही नहीं। अब अगर एक एक नहीं है तो हम इसका इन्वर्स कैसे बोल सकते हैं, इसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि फंक्शन एक एक भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए। आच्छादक है कि नहीं हम डिस्कस ही नहीं करेंगे अभी, क्यों, क्योंकि एक एक नहीं है तो आच्छादक हो ना हो भाई क्या फ़र्क पड़ता है, पहले यहीं पे कहानी रुक गई, आगे बढ़ ही नहीं पा रही कहानी, है ना। ये एक एक तो है नहीं, ये तो बहु एक है। आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, है ना, जैसे साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है, तो ऐसे आपको तमाम एंगल मिल जाएंगे जिसपे 1/2 होता हो, है ना। ऐसी और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, साइन 0 पे 0 होता है, पाई पे भी देख लो 0 होता है, 2π पे भी 0 होता है, पाई के मल्टीपल्स पे भी 0 हो जाएगा ये। तो मतलब क्या है कि भाई ये बहु एक फंक्शन है, तो इसका तो इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब क्योंकि साइन एक्स यानी जो फंक्शन बन रहा है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद भी अपने चैप्टर का नाम क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी कि हम साइन इन्वर्स तो पढ़ते हैं, तो इसका मतलब है कुछ तो तामझाम किया होगा भाई साहब, है ना, कुछ तो तामझाम किया गया होगा, कुछ तो तामझाम किया गया होगा ताकि हम इसका इन्वर्स पढ़ पाएँ। वो तामझाम क्या है, वो तामझाम है कि भैया इनके डोमेन और रेंज को, है ना, यानी कि जो इनका प्रांत है और परिसर है ना, कुछ इस तरह से रिस्ट्रिक्ट कर देना कि भाई हम इतनी दूर से इतनी दूर ही पढ़ेंगे, है ना, ताकि उनका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाए, वो 1 1 on 2 यानी कि एक एक ही और आच्छादक हो जाए। वो कैसे कर सकते हैं, है ना, अब अलग अलग, है ना, कैटेगरी में आप इसको बांट सकते थे। अब ये कैटेगरी पहले से ही बना दी गई है भैया, तो मेरे से बहस मत करना कि यही क्यों है प्रिंसिपल वैल्यूज़ यानी मुख्य मान, मैं वो आपको समझा देता हूँ। देखो, है ना, अब होने को तो बहुत कुछ हो सकता था इसमें, बट अभी आप ऐसा समझो कि अगर मैं ये जो साइन एक्स का ग्राफ आपको दिख रहा है भैया, ये कहने का मतलब है कि अगर मैं साइन एक्स को पूरा ना देखूँ, है ना, जो मेरे पास साइन एक्स, अभी देखो इन्वर्स की बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ साइन एक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि अगर मैं साइन एक्स जो फंक्शन है अपना, है ना, इसको अगर देखूं और मैं क्या बोलूं कि चलो ठीक है यार, अब पूरे में पढ़ रहे हैं तो देखो बहुत सारी वैल्यूज़ पे हमें एक जैसा आंसर मिला, बहु एक हो जा रहा है। लेकिन मैं क्या करता हूं सर, मैं x की वैल्यू यहाँ π/2 से शुरू करके, है ना, x की वैल्यू यहाँ π/2 से शुरू करते 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 π/2 तक ही जाता हूँ। बस कहाँ तक जाता हूँ, π/2 तक ही जाऊँ, अगर मैं π/2 तक ही जाऊँ, है ना, तो मेरे को इसके रिस्पेक्ट में जो साइन का ग्राफ मिलेगा वो सिर्फ इतना मिलेगा। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, एक्स की ये वैल्यू पुट करोगे उसके रिस्पेक्ट में यही ग्राफ मिलेगा, मगर इतने ही ग्राफ को देखूँ, मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया इसका प्रांत और परिसर, है ना,
प्रांत बहुत सारा था, आगे वाले एक्स में कंसीडर ही नहीं कर रहा, इससे पीछे के एक्स में कंसीडर ही नहीं कर रहा, उन एक्स पे जो वाई की वैल्यू आ रही है, जो ग्राफ दिख रहा होगा आपको, है ना, वो मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ मेरे को सिर्फ इतने से मतलब है। अब इतने में ये फंक्शन जो है ना, इतने में मतलब जो साइन एक्स है, अगर मैं इसके डोमेन की बात करूँ, है ना, ये जो फंक्शन है, ठीक है, अगर मैं इसके डोमेन की बात करूँ साहब, ठीक है, ये जो फंक्शन है अगर मैं इसके डोमेन की बात करूँ, ठीक है, इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखो भैया, मैंने सिर्फ कितने की बात करी है, -π/2 से π/2 तक, है ना। तो इसका रेंज कहाँ से आ रहा है भाई, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक आ जा रहा है, देखो -1 से 1, है ना, -1 से 1, मैं इतने की ही बात ही कर रहा हूँ। तो जब मैं इसका इन्वर्स अब डिफाइन करूँगा ना, साइन इन्वर्स एक्स, तो देखो साइन एक्स के लिए ये डोमेन था, वो कोडोमेन यानी मतलब रेंज, है ना, 1 1 1 2 है तो वही रेंज भी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा उल्टा, ये अगर यहाँ से वहाँ डिफाइन होती है, कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, -1 से 1 से लेके ये हो जाएगा -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। समझ में आ रही बात। अगर मैं इतने पे रिस्ट्रिक्ट कर दूं, है ना, ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन कोड, देखो साइन एक्स अगर आप तो भैया बहुत लंबा चौड़ा था, हमने उतना कंसीडर ही नहीं किया, ये मैं सोचा ना सिर्फ इतने में ही हटा दिया, वहाँ भी हटा दिया, वहाँ पर भी हमने सब वैल्यू नहीं ली भाई, है ना, सब वैल्यू नहीं ली, सिर्फ इतने लिए डोमेन में। तो अगर हम ये कर देते ना, इसको बोलते हैं मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है प्रांत से प्रांत, ठीक है, उन पर एक रोक लगा दी भाई, इससे आगे पीछे नहीं जाना तुम्हें, ठीक है। तो ये फंक्शन 1 1 on 2 हो जाता है ना, यानी बाइजेक्टिव हो जाता है, इसको आप बोलते हो एक की और अच्छा तक हो जाता है। अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, समझ में आ गई बात। यानी जब हम इन्वर्स पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम सिर्फ मुख्य मानों के लिए ही पढ़ रहे होते हैं। ये मुख्य परिसर है, मुख्य मान है परिसर का, ठीक है, ये परिसर का क्या है, मुख्य मान है, जब इन्वर्स की बात कर रहे हैं ये वाला, है ना। अब यही चीज़ सबके साथ है भाई, जैसे साइन के साथ हुआ, कॉस में, टेन में, है ना, सब में कर सकते हो। तो वो पहले से मैथमेटिशियंस ने किया हुआ है, हमें कुछ उसमें, है ना, टांग नहीं अड़ानी, हमें बस वो चीज़ समझ लेनी कि कौन सा कहाँ तक किया हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, है ना, साइन को मत देखो, साइन इनवर्स की बात करूँ, साइन इनवर्स के लिए डोमेन कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट है, -1 से 1 तक। कोडोमेन जो जाएगा उसका, या फिर रेंज बोल दो, है ना, परिसर बोल दो, या सैप्रांत बोल दो, वो यहाँ तक रहेगा, -1 से 1 और -π/2 से π/2, है ना, -1 से 1 -π/2 से π/2, है ना। वैसे ही देखो सबका है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कोसेक इनवर्स, है ना, सबका, सेक, टेन, कॉड, इन सभी का इनवर्स, ठीक है, सबके लिए रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है भैया। और ये मुख्य मान है ना, ये जो है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, आप याद रखना कि, है ना, ये परिसर का मुख्य मान है, ठीक है, ये परिसर का मुख्य मान है। आपको ये लेक्चर देखने के बाद भैया कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी, स्कूल लेवल के एग्जाम्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए टेंशन मत लो, मैं सबको समझा दूँगा, ठीक है, बस मुझे थोड़ा टाइम दो। तो मैं आपको समझाता हूँ एक बात, है ना, याद करने का सिंपल सा तरीका देखो यार। अगर आप पहले डोमेन देखना चाहते हो इनका, है ना, कि भैया इनका प्रांत क्या क्या है ना, अगर आप इनका प्रांत देखना चाहते हो तो उसको याद करना बहुत आसान है ना, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का सेम रहता है भाई, है ना, -1 से 1 -1 से 1, बात खत्म आ गई, है ना। टेन और कॉट में कोई ज़्यादा दिक्कत ही नहीं होगी आपको याद करने में, रियल नंबर खत्म, है ना। कोसेक और सेक में जाओगे, है ना, तो आप क्या करना, बस रियल नंबर में से, जैसे साइन क्या होता था, -1 से 1, रियल नंबर में से ये घटा दो, बस ये ओपन ब्रैकेट के साथ घटा देना, यहाँ पर भी रियल नंबर के में से ये ओपन ब्रैकेट में घटा देना, वो क्लोज ब्रैकेट रहता है। ये याद हो जाता है सबको, है ना, ये याद हो जाता है सबको, क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात। तो डोमेन देख लो, 1 2 बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, ठीक है। जब हम आते हैं इनके परिसर पे, मुख्य मान, परिसर के मुख्य मान पे, तो उसके लिए आप 2 फैमिली बना लेना। 2 फैमिली कौन कौन सी सर, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टैन इनवर्स, ये एक साथ बनाना, है ना। अब देखो साइन का क्या, -π/2 से π/2 है, तो जैसे ही आप कॉसेक पे जाओगे तो इसमें से 0 माइनस कर देना, क्योंकि 1 है ना, साइन 0 पे 0 होता है, तो वहाँ पे कॉसेक क्या रहता है, अनडिफाइंड रहता है ना, इसीलिए यहाँ पर बस 0 माइनस कर देना, यानी वही चीज़ रहेगी, बस 0 माइनस रहेगा। और 10 में जब आओगे तो वही चीज़ रहेगी, बस ये ओपन ब्रैकेट में आ जाएगा, यानी कि वही चीज़ में से 0 माइनस कर दिया, बस यहाँ पे π/2 से π/2 का ओपन ब्रैकेट आ गया। यही चीज़ देखो दूसरी फैमिली बना लो एक, है ना, ये ग्रीन वाली फैमिली, जिसमें कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स आता है ना। इसमें क्या खास बात है सर, इसमें बस एक का याद रखो, वही चीज़, ये 0 से पाई हो गया। तो जैसे वहाँ पे 0 माइनस किया था, क्योंकि साइन 0 0 होता था, जब कॉसेक डिफाइन करने जाते थे हम 0 पे, तो 1/sin अनडिफाइंड हो जाता था। वैसे ही कॉस 90 पे 0 होता है,
है ना। तो जब सेक डिफाइन करने जाएंगे तो 1/cos, है ना, 0 दिक्कत कर देगा डिनोमीटर में, इसीलिए यहाँ पे 90 हटा दो, एंगल कौन सा हटा दो, 90 वाला, यानी कि π/2 रेडियन। ठीक है, तो वही चीज़ है, बस 90 हटा दिया और यहाँ पे वही चीज़ ओपन ब्रैकेट में आ गया, तो देखो वही है ना। तो ये आराम से याद हो जाता है यार। और अगर आपको ये मुख्य मान याद हो गए तो आप बहुत सारे क्वेश्चन समझ पाओगे आराम से, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आराम से समझ पाओगे। ठीक है, अब देखो, अब आपसे जब मुख्य मान निकालने को आता है ना तो बच्चे उसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि भाई उन्हें नहीं पता कि कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, है ना। ये आपने अगर सीख लिया तो आप यकीन मानो आप मुख्य मान निकालने वाले जैसे जो क्वेश्चन आते हैं ना, आप देखते बता दोगे आंसर, देखते ही बता दोगे। ठीक है, तो ये मुख्य मान निकालना कैसे है फाइनली, है ना, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको समझ आएगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको, है ना, यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींच लेना है। ठीक है, अब यानी कि 4 चतुर्थांश मिल गए आपको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चतुर्थांश। बात समझ में आ गई। पहले चतुर्थांश में आपको लिखना है थीटा, दूसरे में लिखना है पाई माइनस थीटा, तीसरे में किसी का भी मुख्य मान जाता ही नहीं तो मैंने ऐसे कट लगा दिया है, क्रॉस लगा दिया, इसको भूल जाओ, है ना। चौथे में लिखना है माइनस थीटा, ये आप लिख लोगे, है ना, ये आपको याद करना है। ठीक है, थीटा, पाई माइनस थीटा और यहाँ माइनस थीटा, इसमें किसी का भी मुख्य मान जाता ही नहीं है। चाहे आप यहाँ पे देख लो जितने भी मुख्य मान थे, है ना, उन सब में मोटा मोटा अगर हम इन दो का देख ले बाकी सबका पता लग जाएगा, क्योंकि बाकी सब में या तो ये 0 माइनस हो रहा है या π/2 माइनस हो रहा है, मतलब है तो यही चीज़ लगभग इसके आसपास ही घूम रहा है सब कुछ। तो माइनस π/2 से अगर π/2 देखोगे, है ना, तो माइनस π/2 कहाँ है, पहले तो मैं यहाँ पर मार्क कर दूँ, ये तो है 0, ये है π/2, है ना, ये है पाई और ये क्या है माइनस π/2। माइनस π/2 की लिख रहे हैं, पहले तो हम त्रिकोणमिति में 3π/2 लिखते थे, क्योंकि यार यहाँ पे ना, है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं माइनस π/2 कहानी में आ रहा है, तो हमें पता होना चाहिए वो कहाँ पे होता है। भाई इधर π/2 रेडियन घूमोगे तो पॉजिटिव आएगा एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज π/2 रेडियन घूमोगे, हमने क्लास 11 में पढ़ा तो एंगल नेगेटिव हो जाता है, यानी कि माइनस π/2 आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों को देखो, माइनस π/2 से π/2 जाओगे तो मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक जाओगे, मतलब या तो चौथा क्वाड्रेंट कहानी में आया या पहला आया, है ना। इसी तरह से अगर इसमें देखोगे 0 से पाई, तो कहानी में 0 से पाई मतलब यहाँ पे जाओगे या तो पहला आ रहा है या दूसरा आ रहा है, मतलब तीसरा चतुर्थांश आता ही नहीं है, तीसरे चतुर्थांश में किसी का भी मुख्य मान नहीं आता। इतनी बात समझ में आ गई। तो पहले आपको 4 चतुर्थांश बना लेना है, थीटा, पाई माइनस थीटा, माइनस थीटा लिख देना, ये क्रॉस लगा दें यहाँ पे। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि कोई भी त्रिकोणमितीय फलन हो, जैसे अगर मैं साइन उसका इन्वर्स हो, है ना, जैसे मैं साइन इन्वर्स की बात कर लूँ, अगर अंदर पॉजिटिव है, चाहे यहाँ पे साइन इन्वर्स हो, टेन इन्वर्स हो, कोट इन्वर्स हो, कोसेक इन्वर्स हो, कुछ भी हो भैया, है ना, अगर अंदर पॉजिटिव है तो उसका मुख्य मान हमेशा लाई करेगा पहले चतुर्थांश में, हमेशा। ठीक है, हाँ, अगर यहाँ पर नेगेटिव आता है तो दो फैमिली बढ़ जाती है ना, कौन कौन सी, देखो, अगर साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव है, टेन इनवर्स के अंदर नेगेटिव है या कोसेक इनवर्स के अंदर नेगेटिव है, तो उसका मुख्य मान चौथे में लाई करेगा, है ना। और माइनस थीटा, थीटा इससे क्या फायदा भी बता रहा हूँ। ठीक है, और कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव है तो उसका दूसरे में लाई करेगा। समझ में आ गया। ये तो याद हो गया कि पॉजिटिव है तो सब इसमें, ये तीनों के अंदर नेगेटिव है तो इसमें, ये तीनों के अंदर नेगेटिव है तो इसमें। अब ये थीटा, पाई माइनस थीटा क्या मतलब है, बस यही समझाना बाकी रह गया, वो समझ लो। देखो, आपको क्या करना है, पहले चाहे अंदर आपको पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नजर आए भाई, आपको थोड़ी देर के लिए माइनस है तो हटा देना है ना। जैसे मान लो 1/2 रहे या -1/2 रहे, आपको बस ये सोचना है कि जैसे अगर साइन इनवर्स 1/2 है तो आपको बस ये सोच लेना है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती, है ना, मतलब इसको थीटा के बराबर, ऐसे हर बार नहीं मानना है, बस एक बार में थीटा में मतलब समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि मान लो कि ये चीज़ अगर थीटा होती, मतलब अगर साइन इनवर्स 1/2 थीटा होती, है ना, ठीक है, जैसे आप इतना मान लोगे, चाहे यहाँ पे -1/2 या 1/2, आपको प्लस में ही मानना है। तो बस आपको ये पता कर लेना है कि ये थीटा की वैल्यू क्या आती फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हमेशा आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोचना है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा अगर यहाँ माइनस है या प्लस है, आपको प्लस ही लिखना है, और सारे प्लस वाले कहाँ रहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप सोच लो कि यहाँ पर थीटा की क्या वैल्यू होती, मतलब साइन थीटा अगर 1/2 है तो थीटा क्या होगा, 30 डिग्री या फिर π/6 रेडियन, यही होगा ना। बस ये थीटा की वैल्यू मिल गई। अगर पॉजिटिव है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हमें क्या आंसर लेना होता है, थीटा, मतलब डायरेक्ट थीटा क्या हो जाएगा, π/6, क्या हो जाएगा, π/6, है ना। अब यहाँ पे साइन के अंदर अगर नेगेटिव था तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि भाई साइन वाली फैमिली में क्या आ रहा है, माइनस थीटा आ रहा है, यानी कि यहाँ पे माइनस लिखोगे और वही थीटा लिख दोगे π/6। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, है ना। ये ऐसे ही अगर मान लो कोस इनवर्स 1/2 है या फिर कोस इनवर्स -1/2 है, आपको माइनस है तब भी यार सिंपली क्या सोचना है कि अगर ये +1/2 होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस कहाँ पे 1/2 होता है, कहने का ये मतलब है ना। कोस इनवर्स की बात नहीं कर रहा,
कॉस की बात कर रहा हूँ, कॉस थीटा 1/2 कहाँ पे होता है, पहले क्वाड्रेंट में, ये सोच लेना है। तो पहले क्वाड्रेंट में ये कहाँ पे होता है भाई, 1/2 ये होता है 30 डिग्री, हाँ 60 डिग्री यानी कि π/3 पे। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या होगा, वही थीटा होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है भाई, तो कॉस के अंदर अगर नेगेटिव है तो हमारा आंसर होगा π-θ, यानी हमारा आंसर हो जाएगा पाई में से माइनस कर लो, पाई में से क्या माइनस कर लो कि कॉस 1/2 कहाँ पे होता, माइनस को तो भूल जाओ, तो 1/2 कहाँ पे होता, π/3 पे होता। तो ये कितना हो जाएगा, 3 पाई में से 1 पाई गया, यानी 2 पाई, नीचे कितना 3 आ गया। ऐसी अगर मैं बात करूँ tan इनवर्स -1 है, मुझे माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, बस ये सुना tan 1 कहाँ पे होता है, π/4 पे होता है ना, tan यानी थीटा की वैल्यू π/4 है, तो tan इस फैमिली में आ रहा है कि इस फैमिली में आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव है ना, पॉजिटिव होता तो सीधा सीधा π/4 ही आंसर आता है, या tan 1 होता तो हम सीधा सीधा π/4 लिख देते, पर यह -1 है, तो अगर tan के अंदर नेगेटिव है तो -θ आएगा, यानी कि tan 1 π/4 होता है, तो अगर ये -1 है तो -π/4 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से यार और भी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एक √2 नेगेटिव है, ठीक है, तो आप इसको क्या लिखते हैं, अब भैया देखो ना, sec √2 कहाँ होता है, π/4 पे होता है, लेकिन हमारा आंसर π/4 नहीं होगा, बल्कि को पाई में से माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि sec के अंदर अगर नेगेटिव हो तो π-θ होता है, थीटा आप समझ गए ना, वो एंगल जिसको अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता तो क्या आंसर आता, अगर ये sec √2 होता तो π/4 आता, बट क्योंकि नेगेटिव है तो अगर जैसे नेगेटिव आएगा पाई में से माइनस कर दूंगा। बात समझ में आ गई। अब ये तो समझाने में थोड़ा टाइम लगा, है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, है ना, इसको आप कैलकुलेट करना, 3 π/4 आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, इसको जल्दी जल्दी कैसे करोगे आप, सिंपली देखो, इसको बहुत आसान है, एक बार अगर आपको आ गया आप देखते ही लिख दोगे, है ना। मैंने क्या बोला, या तो वो एंगल सीधा सीधा लिख दो, या फिर वो क्वाड्रेंट के हिसाब से -θ आएगा, π-θ आएगा, ये लिख दो, बस इतना सोचना होता है आपने, है ना। अब जरा एक बार और जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे sin 1/2 है, तो साइन कहाँ 30 डिग्री यानी π/6 रेडियन पे होता है ना, तो साइन इनवर्स 1/2 π/6 आ जाएगा। साइन इनवर्स -1/2 है, मुझे क्या करना है, मुझे इनवर्स में सोचना ही नहीं है, मुझे सोचना है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती, है ना, 1/2 माइनस नहीं, माइनस हटा दो, तो ये कहाँ पे होती, π/6 पे होती। अब क्योंकि इसके अंदर अगर ये नेगेटिव भी है तो माइनस लगा दो, क्यों, क्योंकि साइन के अंदर नेगेटिव हो तो -θ हो जाएगा। इस तरह से अगर cos 1/2 है तो आपको बस पॉजिटिव है तो सीधा थीटा लिख देना कि 1/2 कहाँ पे होता है, π/3 पे होता है भाई, है ना। cos इनवर्स 1/2 क्या हो जाएगा, π/3। cos इनवर्स -1/2 है, आप इनवर्स में मत सोचो, आप cos थीटा में सोचो। cos थीटा अगर 1/2 होता तो कहाँ पे होता, π/3 पे होता, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पाई में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव है। cos के अंदर अगर नेगेटिव तो पाई में से माइनस करना पड़ेगा वो, है ना, तो 3 पाई में से 1 पाई गया, यानी कि 2 π/3 आ जाएगा, है ना। ऐसे 10 में देख लो यार, tan 1 कहाँ पे होता है, π/4 पे होता है, लेकिन भाई साहब आपको माइनस लगाना पड़ेगा, पाई में से माइनस इसको नहीं करना, क्योंकि इस फैमिली में आ रहा है, तो यहाँ पे -θ होता है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये जो चीज़ है ना, ये अपने बड़े काम की है, ये जो चीज़ है ये अपने बड़े काम की है, इसको याद रखना। बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जैसे देखो ये पहला एग्जाम्पल, साइन इनवर्स 1/2, यार अब सीधी सी बात है, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूँ तो क्या इसमें कोई दिक्कत आएगी, आपको नहीं आएगी भाई, है ना। साइन इनवर्स 1/√2 है, मैंने कहा आप इनवर्स में सोचो ही मत, आप सोचो अगर साइन थीटा 1/2 होता तो थीटा की वैल्यू क्या आती, 45 डिग्री यानी π/4 रेडियन। अब अगर ये पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, सीधा भाई, अगर मान लो ये नेगेटिव होता तो यहाँ माइनस भी आ जाता साइन वाले केस में, है ना। और यहीं पे अगर कॉस होता, कॉस इनवर्स, है ना, तो इसको हम क्या करते, पाई में से माइनस करते, अगर ये नेगेटिव होता, अगर ये नेगेटिव नहीं है तो π/4 लिखते सीधा। बात समझ में आ रही है, इतना बात समझ में आ रही है ना, तो बस इतना करना है यार। जैसे ये है कॉट इनवर्स, है ना, क्या आ गया, कॉट इनवर्स -1/√3। मैंने कहा कॉस हो उसका इनवर्स, या सेक इनवर्स, या कॉट इनवर्स हो, तो आपको क्या करना है, पाई माइनस समथिंग करना है। वो समथिंग क्या है ना, π-θ, है ना, वो समथिंग क्या है कि अगर ये माइनस हटा दिया जाए, थोड़ी देर सोच जाए कि कॉट थीटा 1/√3 कहाँ होता है, तो आप बोलोगे 60 डिग्री पे, यानी कि π/3 रेडियन पे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 पाई में से 1 पाई गया, 2 π/3, है ना। ये तरीका है, ये एक नंबर में आएगा तो आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर अगर ये एक नंबर में ना आए, ये उदाहरण एक नंबर में ना आए, है ना, मेथड 2 भी बता दो, अगर ये एक नंबर में ना आए, ज़्यादा आ जाए, वैसे तो एक नंबर में ही आता है ना। और अगर ये बड़ा सवाल है तो ऐसे ऐसे कई पार्ट होते हैं, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट अगर इतना ही एक नंबर से ज़्यादा में पूछ ले, वैसे पूछते नहीं है, तो आप कैसे करते हो, इसके पीछे का लॉजिक ये है, हम इसको ऐसे करते हैं, हम लिखते हैं माना, ठीक है, लेट, ठीक है, थीटा बराबर, या है ना, मान लिया चलो y बराबर, है ना, y बराबर साइन इनवर्स 1/√2, ये लिख दिया हमने,
है ना। अगर साइन y बराबर साइन इनवर्स 1/2 है तो इसका मतलब है कि साइन y बराबर होगा 1/√2। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप साइन y लिखो 1/√2 का आप क्या लिख सकते हो साइन π/4। दोनों तरफ कंपेयर करोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी π/4। बट ये लंबा चौड़ा मेथड ये पूरा ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके आपको तब दिखाना जब एक से ज़्यादा नंबर में आए, ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। बात समझ में आई, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। हालांकि इन फॉर्मूलों पे हम कुछ खास क्वेश्चन यहाँ पे अभी नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो इसमें से बहुत सारे फॉर्मूले आपके सिलेबस से रिमूव कर दिए गए थे। बट ये बातें आपको पता होनी चाहिए, बहुत जगह एमसीक्यू में काम आ जाएगा, वहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी ये फॉर्मूले तो बहुत बेसिक है, तो चाहिए ही चाहिए, तभी आप आगे के फॉर्मूले समझ पाओगे, है ना। तो ये चीज़ आप अच्छे से, है ना, ये चीज़ आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना, याद हो सके तो याद कर लेना। जैसे पहला क्या है साइन इनवर्स 1/x जो होता है वो कॉसेक इनवर्स x होता है, ये याद रखना, है ना। लेकिन ये किसके लिए होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो या फिर लेस देन इक्वल टू -1 हो, ठीक है। इसी तरह से कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स 1/x होता है सेक इनवर्स x, टेन इनवर्स 1/x होता है कॉट इनवर्स x, है ना। इसका उल्टा भी होगा, है ना, कॉट इनवर्स जैसे, है ना, कॉट इनवर्स अगर 1/x है तो 10x हो जाएगा, मतलब, है ना। ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए, याद होने चाहिए, कम से कम पता तो होना ही चाहिए इनके बारे में। साइन इनवर्स 1/x क्या होगा कॉसेक इनवर्स x, ठीक है। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात। ऐसे ही देखो ये फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं, है ना। ये जो फॉर्मूले हैं इन्हीं की मदद से ये बनाया हुआ है मैंने, ये जो बनाया था ना, ये जो शुरू में आपको ट्रिक बताई, ये इन्हीं की मदद से बताया था, है ना। क्योंकि देखो कॉस इनवर्स माइनस थीटा, है ना, जैसे यहाँ पे ये समझो कॉस के अंदर अगर -x है तो ये बराबर होता है पाई माइनस कॉस एक्स के, इसीलिए वो चीज़ आ रही थी पाई माइनस थीटा, क्योंकि कॉस एक्स मतलब अगर पॉजिटिव आ गया तो थीटा की वैल्यू देता था। लेकिन अगर साइन के अंदर नेगेटिव है तो माइनस ऑफ साइन एक्स होता है ना। जैसे अगर साइन -x आया तो ये पता है क्या देता है, ये माइनस ऑफ साइन एक्स देता है, इसीलिए ये सब बन रहा था माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ साइन एक्स देता है। ऐसे 10 के अंदर अगर -x हो माइनस ऑफ 10x, जैसा इसके अंदर माइनस ऑफ दिस। लेकिन अगर इनमें से किसी के अंदर है तो वैसे पाई माइनस, है ना, जैसे कॉट इनवर्स -x है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x हो जाएगा। तो मतलब ये जो चीज़ मैंने टेबल बनाई थी ना, ये देखो इसी की मदद से जनरलाइज किया था, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा। साइन इनवर्स के अंदर -x है तो माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा, लेकिन अगर कॉस की इनवर्स के अंदर है तो पाई माइनस कॉस होगा, है ना। 10 के अंदर भी देखो माइनस ऑफ 10, इसके अंदर माइनस, यानी वो माइनस जाता है ना। यानी कि अगर अगर साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू थीटा होती तो माइनस थीटा, टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू थीटा होती तो माइनस थीटा, ये कहने का मतलब है। जबकि यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे अगर कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू थीटा हो तो कॉस इनवर्स -x की वैल्यू पाई माइनस थीटा, ये वही चीज़ लिखा हुआ था मैंने वहाँ पे, है ना। तो वही चीज़ है, इसको भी आप याद कर लेना। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह इस्तेमाल होंगे, है ना। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x पाई/2 होता है, ठीक है। ऐसे ही ये चीज़ आप याद रखना, टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x पाई/2 होता है ना। और ये चीज़ भी आप याद रखना, ठीक है, किसके लिए होते हैं ये भी आप याद रखना, x की वैल्यू क्या है वहाँ पे, ठीक है। तो ये चौथा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है यार, कुछ करो मत करो ये तो जरूर याद कर लेना है, बहुत जगह काम आएगा आपके, खास करके अब जब 2.2 कर रहे होगे ना वहाँ पे भी काम आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, कब, जब एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 हो। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई भी इतना ही होता है, लेकिन ये कब, ये फॉर्मूला कब लगेगा, ठीक है, एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, जब ये एक्स वाई ग्रेटर देन -1 हो, और 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है जब ये मॉड x लेस देन 1 हो, है ना। ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए और ये भी आपको याद होना चाहिए, ये भी आपको याद होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है भाई, है ना। ये भी इम्पोर्टेंट था, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 2 टेन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। 2 टेन इनवर्स एक्स इसके बराबर भी होता है, 2 टेन इनवर्स एक्स इसके बराबर भी होता है, ठीक है। तो यार बाकी भले मत याद करना, लेकिन ट्राई करना है जो पाँचवें के 3 पार्ट हैं और छठे के 3 पार्ट हैं ये तो बहुत अच्छे से याद कर लेना। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, है ना, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, कहाँ गया वो टेबल जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, है ना, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था ये वाला, है ना। यहीं पे आ जाओ, यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ।
ठीक है, जब मैंने एक्सरसाइज आपको कराई थी तब भी मैंने बताया था आपको कि जैसे देखो यार, है ना, जैसे देखो अगर साइन के अंदर यहाँ पे मान लो साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है ना, चलो मैं थीटा में लिखता हूँ, है ना, थीटा लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू थीटा ही आती है। बस आपको याद रखना थीटा बिलोंग कहाँ से करेगा, है ना, इसका उल्टा हो तब भी थीटा ही आती है। मतलब अगर बाहर साइन इनवर्स है अंदर साइन थीटा है तो भी इसकी वैल्यू थीटा ही आती है। बस आपको याद रखना यहाँ पे थीटा कहाँ से बिलोंग करेगा। ऐसे ही बाकी सबके लिए टेन के अंदर टेन इनवर्स थीटा है, थीटा आएगा। कोट के अंदर कोट इनवर्स थीटा है, थीटा ही आएगा। कोसेक के अंदर कोसेक इनवर्स थीटा है, थीटा ही उसका आंसर आ जाएगा। बस आपको याद क्या रखना है कि अंदर क्या है, जो अंदर होगा उसके हिसाब से थीटा बिलोंग करेगा, उसके डोमेन के हिसाब से। जैसे अगर साइन इनवर्स थीटा है ना, तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है -1 से 1, यानी यहाँ पे थीटा कहाँ से बिलोंग करेगा, -1 से 1। लेकिन अगर अंदर साइन थीटा है तो साइन थीटा का जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन था वो क्या हो जाएगा, देखो अगर ये इसके लिए परिसर है साइन इनवर्स के लिए, तो साइन थीटा के लिए वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रांत। यानी कि अगर अंदर साइन थीटा लिखा हुआ है ना तो इसका क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2। ऐसी बाकी सबके लिए भी भैया, है ना, सब के लिए, ठीक है। लेकिन याद रहिए इसी में लाई करना चाहिए, ठीक। अभी हम इस पे क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको समझाता हूँ किस तरह के क्वेश्चन इस पे आते हैं, है ना। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, और उससे पहले एक बार एक काम करते हैं ना, सबका ग्राफ मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो नहीं तो एक काम करते हैं, पहले चलो क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े से, है ना, क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। जैसे देखो ये है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई इसको प्रूव करो इसके बराबर, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर, है ना, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, भी ग्राफ देख लेंगे। ठीक है, ये है, इसको हमें प्रूफ करना है इसके बराबर, ठीक है। तो इसमें यार LHS उठा लो, देखो इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा सीधा सीधा, जिन्होंने को थोड़ा भी किया हुआ है ना। LHS क्या है, साइन इनवर्स 2x 1 - x²। यहाँ पे आप क्या करो, पुट कर दो x को क्या, साइन थीटा। कब क्या पुट करना है, कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं उनको बता दूँ हल्का सा, है ना। देखो क्लास 11th में आपने ये पढ़ा था, है ना, क्लास 11th में आपने 3 आइडेंटिटी पढ़ी होंगी आराम से। पहली थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा =1। एक थी सेक स्क्वायर थीटा =1 + tan स्क्वायर थीटा। एक थी कॉसेक स्क्वायर थीटा =1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो अगर मैं कॉस को उधर ले जाऊं तो ये 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अगर साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊँ तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब 1 - समथिंग का स्क्वायर लिखा हो, है ना, ये माइनस में स्क्वायर जा रहा है, 1 - कॉस स्क्वायर या 1 - साइन स्क्वायर, है ना, 1 - समथिंग का स्क्वायर लिखा हो तो आप साइन या कॉस पुट करो, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या सही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स में आंसर आ रहा है तो साइन ज़्यादा सही पड़ेगा, वो आपको एक्सपीरियंस से आ जाएगा, है ना। किसी किसी क्वेश्चन में आपको नजर आएगा कि भाई 1 + समथिंग का स्क्वायर लिखा हुआ है, x का स्क्वायर या y का स्क्वायर, ऐसा कुछ क्वेश्चन। ऐसे कुछ क्वेश्चन में देखो 1 + समथिंग का स्क्वायर, 1 + समथिंग का स्क्वायर अगर आपको चाहिए, है ना, तो आप ज़्यादातर क्या पुट करो, tan पुट करो या cot पुट कर लो, तब ज़्यादा हो जाता है आसानी से क्वेश्चन। बस इतना याद रखना, है ना। वो इसी आइडेंटिटी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। खैर यहाँ पर अगर आप देखोगे, है ना, अपने सवाल में तो 1 - समथिंग का स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर को ले जाओगे 1 - कॉस स्क्वायर बन जाएगा, साइन स्क्वायर को ले जाओगे 1 - साइन स्क्वायर बन जाएगा। साइन में अपना ज़्यादा फायदा है क्योंकि आंसर साइन इनवर्स में आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं साइन पुट कर रहा हूँ, ठीक है। बात समझ में आ गई अब कैसे पता लगा। जैसे आप इतना पुट करोगे, जरा यहाँ पे रखना, ठीक है, यहाँ पर, है ना, साइन इनवर्स 2x है, x क्या साइन थीटा है तो 2 साइन थीटा हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर क्या है 1 - x स्क्वायर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा, उसका अंडर रूट लोगे कॉस थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ साइन इनवर्स के अंदर आ गया साइन 2 थीटा। क्यों भाई, क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है ना, क्योंकि
आपने ये पढ़ा हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा का। क्लास 11th में जो फॉर्मूले थे उनको याद कर लोगे, फिर ये चैप्टर करोगे आसानी पड़ेगी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा है ना, किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा का। अभी मैंने आपको बताया था साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है? थीटा ही। यहाँ पे 2 थीटा तो 2 थीटा ही आंसर आ जाएगा, है ना। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। साइन इनवर्स के अंदर साइन थीटा क्या हो जाता है? थीटा ही हो जाता है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर 2 थीटा तो 2 थीटा ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई? अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो। x बराबर अगर साइन थीटा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भाई कि अगर आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो साइन इनवर्स एक्स आएगा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन इनवर्स एक्स। तो इसका मतलब क्या? ये हो जाएगा 2, थीटा की वैल्यू पुट कर दो साइन इनवर्स एक्स। यही चीज़ क्या है सब? यही चीज़ RHS में है जो हमें प्रूफ करना था। हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, है ना। ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अगला देखो, दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में क्या है? साइन इनवर्स दिस, है ना। सीधा मैं यहाँ पे LHS उतार ले रहा हूँ, टू प्रूफ वगैरह नहीं लिख रहा। LHS में क्या है? यहाँ पे साइन इनवर्स 2x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। इसमें भी आप क्या करो? पुट कर दो। अब क्या पुट करना ज़्यादा सही रहेगा, है ना। 1 माइनस समथिंग में साइन या कॉस पुट कर सकते हैं, कॉस पुट कर दो, क्योंकि जो हमारे को लेके आना हो कहीं ना कहीं कॉस इनवर्स में आ रहा है, तो कॉस थीटा पुट कर दिया। अब जैसे ही इतना हुआ, है ना, आप यहीं पे जनरलाइज करके रख लेना कि इसका मतलब ये है कि अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालने जाऊँगा तो वो कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगी, ये बाद में काम आएगा, है ना। तो आप देखो यार, यहाँ पे पुट करो साइन इनवर्स 2x, तो 2x की जगह क्या है? कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट साइन थीटा। तो यहाँ से क्या आ गया? ये भाई साइन इनवर्स साइन 2 थीटा ही लिखा हुआ है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा ये एंगल, साइन इनवर्स के अंदर साइन है तो, है ना। और फाइनली कितना मिल जाएगा आपको? 2 थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या है? कॉस इनवर्स एक्स। और यही चीज़ हमें कहाँ दिख रही है? RHS में, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, हमें इसका सरलतम रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो अपने पास है क्या? देखो जरा एक बार सॉल्यूशन नंबर 4, ठीक है। अपने पास क्या है? tan इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर है cos x डिवाइड बाई है 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब यार एक काम करो ना, इसको हम सिंपली कैसे कर सकते हैं? देखो tan इनवर्स के अंदर का tan x बन जाए, tan इनवर्स के अंदर tan समथिंग बन जाए तो वही समथिंग आंसर होगा। अभी आपने पढ़ा है फॉर्मूला भाई, है ना, tan इनवर्स tan थीटा, ठीक है, इज थीटा। ये तो पढ़ा ना आपने, tan इनवर्स के अंदर tan समथिंग बन जाए तो समथिंग आंसर हो जाता है। तो मतलब मुझे अंदर tan क्रिएट करना है। तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं? देखो जरा ध्यान से, tan इनवर्स cos x की जगह मैं क्या ले सकता हूँ? देखो ध्यान से देखना, अभी मैं समझा दूँगा कैसे लिखा। इसकी जगह हम ले सकते हैं cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये कैसे लिख दिया भाई, है ना। तो उसके लिए याद करो, आपने क्लास 11th में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्लास 11th में आपने फॉर्मूला किसका पढ़ा हुआ है? cos 2 थीटा का, है ना। cos 2 थीटा या 2x जो कुछ भी बोलो, इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात है, एंगल्स हाफ हो रहे हैं। अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ उसका आधा, 2 थीटा का आधा कितना? थीटा होता है ना। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे x होता तो यहाँ पे x का आधा, यहाँ पर x का आधा ये आता। बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ 2 थीटा है, थीटा आ गया, तो वैसे यहाँ पे अगर x होता तो x बाई टू आता, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कैसे आया? ठीक है, डिवाइड बाई, है ना, 1 माइनस साइन एक्स। देखो 1 को आप क्या लिख सकते हो? 1 को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हो ना। एंगल सेम होना चाहिए तो 1 ही आ जाएगा माइनस, है ना। साइन 2 थीटा समझ लो इसे, है ना। जैसे साइन एक्स है, क्या करो इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो यार। तो ये साइन 2 थीटा हो गया, थीटा की जगह एक्स बाई 2 है तो क्या होगा? 2 साइन थीटा यानी कि 2 साइन एक्स बाई 2
और कॉस एक्स बाई टू होगा ना, तो इसको वही लिखो जो ये साइन एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, है ना, और ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाई, है ना, ये यहाँ पे क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab, है ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, है ना, तो हो जाएगा साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखो यार, ये दोनों एक ही चीज़ है ना भाई, आगे पीछे लिख सकते हो ना, कहने का मतलब है मैं चाहूँ तो ये बाद में लिख दूँ, ये पहले लिखो, एक ही चीज़ तो है वैसे, है ना, वैसे तो हम काट सकते हैं डायरेक्ट, बट फिर भी, है ना, एक ही चीज़ तो है यार, है ना, तो इससे देखो ये कट गया, अब जो बचा है उसमें क्या करो, कोस एक्स बाई टू सबको डिवाइड कर दो, तो देखो ये बहुत सिंपल एक्सप्रेशन बन रहा है, टेन इनवर्स है कोस एक्स बाई टू डिवाइड बाई कोस एक्स बाई टू 1 होता है, माइनस साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाई कोस, सबको कोस एक्स बाई टू से डिवाइड करना है, क्या हो जाएगा, टेन एक्स बाई टू हो जाएगा, डिवाइड बाई नीचे कोस एक्स बाई टू डिवाइड बाई कोस एक्स बाई टू 1 हो जाएगा, प्लस साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाई कोस एक्स बाई टू, फिर से टेन एक्स बाई टू हो जाएगा। जैसे इतना हुआ, अब आपको नजर आ जाएगा यार टेन इनवर्स, है ना, ये एक्सप्रेशन आपने बहुत बार देखा होगा, ये क्या होता है, ये 10 पाई बाई 4, है ना, माइनस एक्स बाई टू का फॉर्मूला है सीधा सीधा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा ये, 1 को आप समझ लेना 10 पाई बाई 4, ठीक है, 1 को आप क्या लिख दो 10 पाई बाई 4, चलो मैं करके ही दिखा देता हूँ, माइनस क्या है 10 एक्स बाई टू डिवाइड बाई, इस 1 को मत छेड़ना, 1 को 1 रहने दो, प्लस यहाँ कुछ नहीं दिख रहा तो 1 मल्टीप्लाई में लिख सकते हो भाई, 1 इंटू 10 एक्स बाई टू 10 एक्स बाई टू रहेगा ना, बस इस 1 को क्या लिखो फिर से पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 इंटू में क्या है 10 एक्स बाई टू। हालांकि ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये क्या है, ये क्या है, ये फॉर्मूला है सीधा, कौन सा वाला फॉर्मूला, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 10a प्लस बी का क्लास 11th में, ये क्या होता है, ये होता है a माइनस बी का, है ना, माइनस वाला लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है 10a माइनस 10b। तो जैसे अगर आप यहाँ पे इसको a समझो, इसको b समझो, तो 10a माइनस 10b हो गया, डिवाइड बाई 1 प्लस 10a 10b, 10a 10b, है ना, तो ये 1 प्लस 10a 10b हो गया ना, तो ये मतलब ये किसका फॉर्मूला है भाई, ये जो चीज़ है ना, बाहर तो 10 इनवर्स है, वो तो लिखोगे यार, है ना, थोड़ा सा जगह बनाता हूँ, ठीक है, बाहर तो 10 इनवर्स है, वो तो लिखोगे, अंदर क्या है, ये 10a माइनस बी, यानी कि 10a की वैल्यू क्या है पाई बाई 4, माइनस बी की वैल्यू क्या है एक्स बाई टू, इसका फॉर्मूला है। अब आपको दिख रहा है ना 10 इनवर्स के अंदर 10 समथिंग, तो ये समथिंग ये आंसर हो जाएगा, यानी पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, जो मैंने आपको बताया, ये आ गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो ये सवाल कितना आसान है, यहाँ पर क्या है, कॉट इनवर्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, देखो अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता हम साइन एक्स या टेन कॉस एक्स पुट करते, साइन या कॉस, लेकिन समथिंग के स्क्वायर में से अगर एक माइनस हो रहा है तो यहाँ पे आप सेक या कोसेक पुट कर सकते हो, तब जल्दी आता है, क्यों, क्योंकि देखो भैया आपने पढ़ा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, अगर मैं 10 की वैल्यू निकालूंगा 1 कहाँ आएगा माइनस में, यानी समथिंग का स्क्वायर माइनस 1, समथिंग का स्क्वायर माइनस 1, नहीं सेक पुट करना ज़्यादा ठीक रहेगा भाई। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या बोलो, पुट एक्स इक्वल टू
सेक थीटा, है ना। इसका मतलब ये भी है कि थीटा की वैल्यू जो हमें बाद में जरूरत पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। खैर इसमें पुट करते हैं, यहाँ पे है कॉट इनवर्स 1 डिवाइड बाई अंडर रूट, एक्स की जगह आ गया सेक माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा होता है, तो यहाँ आ गया कॉट इनवर्स 1 बाई, है ना, टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा का रूट टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/10 क्या होता है, कॉट इनवर्स के अंदर कॉट थीटा मतलब थीटा आंसर आ गया, और थीटा की वैल्यू अपने को पता है सेक इनवर्स एक्स, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, है ना। ये रहा इसका अगला क्वेश्चन। यहाँ पर क्या भाई, साइन इनवर्स साइन 3π/5। अब देखो ना, अब अगर आप π/5 की वैल्यू देखोगे तो ये 3π/5 देखोगे, है ना, तो ये बिलोंग ही नहीं करता है इसमें। अब अगर ये बिलोंग ही नहीं करता तो भैया आप डायरेक्ट इसका आंसर ये लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा तब होता है जब थीटा बिलोंग करे इसको, बिलोंग ही नहीं करता भाई, उससे बाहर है, उससे क्या है, ये बाहर है। ठीक है ना, कैसे पता लगेगा बाहर है भाई, डिग्री में चेंज कर लोगे, अब दिमाग काम कर जाएगा, -90 डिग्री से 90 डिग्री, है ना। π/5 कितना होता है, पाई 180 डिग्री, 180 डिग्री का 5वां हिस्सा कर दो, ठीक है, 36 पंजे 180 होता है ना, 36 का 3 गुना 108, मतलब ये बाहर जा रहा है भाई 90 से, है ना, तो मतलब वो नहीं होगा ये आंसर। तो हमें यहाँ पे कुछ ताम झाम करना पड़ेगा। ताम झाम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अगर मैं लिखूँ तो ये क्या π - थीटा होता है भाई, ये आपने पढ़ा हुआ है ना, साइन π - थीटा इज ऑल्सो साइन थीटा। तो ये भी कह सकते हैं साइन थीटा, इतना भी लिखा जा सकता है, इसको थीटा समझ लो, है ना, साइन π - थीटा साइन थीटा हो तो साइन थीटा साइन π - थीटा हो जाएगा, इतना लिख सकते हैं ना। अब जैसे इतना हुआ, मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ कि हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 5π में से 3π गए 2π/5, है ना। अब साइन इनवर्स के अंदर साइन थीटा है तो थीटा इसका आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस बार अगर आप देखोगे तो जो 2π/5 है ना, ये बिलोंग करता है इसके डोमेन में, यानी -π/2 से π/2 तक। ठीक है, तो ये आ गया फाइनल से, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब एक चीज़ और रहती है, ग्राफ, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए ग्राफ्स की बात कर लेते हैं। देखो ये जो ग्राफ्स है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें आपको परिसर निकालना होगा, ठीक है, वो आप आसानी से कर पाओगे अगर आपको ग्राफ्स आते हैं तो। ठीक है, तो देखो यार, ये आपके सामने है y = साइन इनवर्स एक्स, यानी कि ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, बट आपको इस पूरे से मतलब ही नहीं है यार। पूरे से मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था, है ना, ये जो टेबल थी ना, है ना, ये टेबल मैंने इसलिए यहाँ भी लगा दिया, इसमें आपने पढ़ा था कि भाई साइन इनवर्स एक्स का डोमेन ये होता है कोडोमेन, या फिर रेंज बोल सकते हो आप, है ना, क्योंकि 1 1 1 2 है तो वही चीज़ रहेगी, कोडोमेन और रेंज वो ये होता है। ठीक, तो मतलब क्या है कि जब मैं साइन इनवर्स एक्स की बात कर रहा हूँ सर, है ना, जब भी मैं साइन इनवर्स एक्स की बात कर रहा हूँ तो ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होता है, -1 से 1 से, है ना, इसका परिसर कहाँ से कहाँ तक जाता है, -π/2 से π/2, याद आ रहा है। ठीक है, -π/2 से π/2, मतलब इस पूरे ग्राफ से मतलब ही नहीं है भाई, इस पूरे ग्राफ से मतलब नहीं है ना। जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन कोडोमेन है वो कहाँ से कहाँ तक है, देखो भाई -1 से लेके 1 तक, है ना, यानी x की ये वैल्यूज आप कंसिडर करोगे और उसके रिस्पेक्ट में जो y की वैल्यूज मिल रही हैं वो अपना ग्राफ हो जाएगा। तो अपना ग्राफ यहाँ से यहाँ तक जाएगा बस। ठीक है, इसी चीज़ को मैंने सिर्फ इतने हिस्से को यहाँ पे समझ लो जूम करके बना रखा है ना। मैं आपको समझाता हूँ कि मान लो ये जो π/2 है ना, जो π/2 है, मैं यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींच देता हूँ और -π/2 पे एक लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, तो जो नीचे वाला है देखो ये -π/2 है, ये ऊपर क्या है π/2 है ना, वही चीज़ है, बस मैं यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ। हमें वैल्यू कहाँ से कहाँ तक कंसीडर करनी है x की, -1 से लेके 1 तक, है ना। तो ये जो है ना, ये x है अपना, ठीक है, ये x है, यहाँ लिख दूँ क्या,
ये एक्स एक्सिस है, हमें यहाँ पे -1 से 1 तक कंसीडर करना है, ठीक है। और इसका जब आप ग्राफ बनाओगे, तो आपको याद रखना है इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है। समझ में आ गई बात? इसका ग्राफ आपको याद रखना है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है ना। अगर आप y की वैल्यूज देखोगे जो रेंज डिसाइड करेगी, तो मतलब इसकी परछाई y पे डाल दो। इसकी परछाई अगर y पे डालोगे तो आपको नजर आएगा कि y -π/2 से π/2 तक कवर हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर इसका रेंज देखो ये जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? और अगर मैं इसके, है ना, डोमेन की बात करूँ तो -1 से 1 यानी कि ये जाता है, ठीक है। अब ये जो ग्राफ होते हैं ना, आपको पता होगा कि अगर आपके पास sin x का ग्राफ है ना, आपने sin x का ग्राफ बनाया, तो वहाँ पे एक लाइन बनाओ y = x, है ना। इसको मिरर की तरह यूज़ करो। इस मिरर में जो इमेज बनेगी वो उसके फंक्शन का इन्वर्स का ग्राफ होगा, है ना। यानी कि अगर आपके पास f(x) कोई फंक्शन है, ठीक है, आप उसका ग्राफ बनाओ, एक लाइन बना लो y = x यानी कि 45 डिग्री पे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। उस लाइन को मिरर की तरह मानो, उस मिरर में जो इमेज बनेगी उस ग्राफ की f(x) की, वो जो इमेज है वो उस फंक्शन का इन्वर्स का ग्राफ होता है, ठीक है। अभी उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस आप इतना याद रखना यार कि ये जो सारा तामझाम है, इतना हिस्सा अपने काम का है, -1 से 1, और ये ऊपर गया है नीचे गया है इतना, ठीक है। ये है आपके सामने साइन इनवर्स x का ग्राफ, है ना। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। इसी तरह से अगर कोस इनवर्स में जाओगे भाई, तो कोस इनवर्स में आपने अभी देखा था, ठीक है, कि यार अगर आपके पास कोस इनवर्स है ना, कोस इनवर्स है, तो ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड था, ये भी -1 से 1 तक डिफाइंड था। कहाँ से कहाँ तक था ये था 0 to π, ये कहाँ से कहाँ तक था 0 to π, है ना। तो यानी कि डोमेन तो इसका भी -1 से 1 इतना ही होगा, बट ये y की वैल्यू 0 to π जाएंगे भाई, है ना। तो यहाँ पे y 0 है, यहाँ पे y π है, y की ये वैल्यू कंसिडर करोगे, है ना। तो इस पे ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे फासेफल, है ना, जैसे फासेफल होता है ना। अगर आपको ये वाला आता है, ठीक है ना, आपने देखा होगा ना हिंदी का अक्षर फासेफल, तो कुछ कुछ वैसा दिखता है, ठीक है, फासेफल। अगर आप ये कोस बना लेते हो और साइन भूल जाते हो, तो बस इसी का, है ना, जस्ट अपोजिट इस तरह से साइन होता है, बस ये वैल्यूज थोड़ा बदल जाती है ना। देखो ये ऐसे होता है, बस वैल्यू याद रखना, -π/2 से π/2 होती है, ठीक है। तो साइन और कॉस, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इस ग्राफ में दिखाऊँ यहाँ पे, तो देखो y की हम ये वैल्यू, x की हम ये वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं बस, है ना। लेकिन जो ग्राफ अपना बन रहा है ना सर, जो ग्राफ बन रहा है वो ये वाला है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो ये पाई है ना, ये पाई है, और ये क्या है, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये पाई है, ये एक्स एक्सिस है। बीच में जहाँ पे कट कर रहा है वो π/2 है, बीच में यहाँ कट कर रहा है π/2 है ना। यहाँ से बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने क्लियर ये बना दिया, आप इसको, है ना, नोट्स में बना लेना। इसी तरह से ये देखोगे तो tan इनवर्स x का ग्राफ है। इसमें अपने काम की चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, है ना। ये देखो, ये जो है ना आपको दिख रहा है π/2 वाली लाइन है, जो कि मैंने यहाँ पे बना रखा है π/2, ठीक है। नीचे आपको जो दिख रहा है -π/2 वाली लाइन है ना, ये -π/2, इसी के बीच में इसके इनवर्स का ग्राफ है, अपने मतलब की ये चीज़ है, ठीक है ना। बीच में 0 है, ठीक है। आप इधर देखोगे तो ये ऊपर की तरफ ऐसे गया है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। नीचे देखोगे तो ये ऐसे क्या टच नहीं हुआ है ना, ये ऐसे यहाँ पे जा रहा है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है, tan इनवर्स x का। अगर आप इसके डोमेन की बात करोगे, देखो x की सारी वैल्यू पे ग्राफ आपको मिल रहा है, यानी कि रियल नंबर हो गया इसका डोमेन, है ना। तो आपने इसमें डोमेन में देखा भी होगा, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है, रियल नंबर टू, ठीक है, रियल नंबर टू। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो -π/2 से π/2 है, लेकिन वो इंक्लूड नहीं है, -π/2 से π/2, चाहे आप यहाँ पे देख लो, ठीक है। यहाँ पे भी देखोगे तब भी आपको नहीं चलेगा, -π/2 को टच नहीं कर रहा भाई, है ना, यानी इससे ऊपर है। और यहाँ पे, है ना, इसकी परछाई डालोगे तो इस ग्राफ की परछाई y पे कहाँ कहाँ पड़ रही है भाई, है ना। यानी कि ये सारी वैल्यू आएगी, लेकिन y में ये इंक्लूड नहीं होगा, वो भी इंक्लूड नहीं होगा, ओपन ब्रैकेट आएगा, ठीक है ना। y की बात जब मैं कर रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए ऐसा आता है। इसी तरह से ये जो आप देख रहे हो कॉट इनवर्स x का ग्राफ है। कॉट इनवर्स x में देखो यहाँ पे सबसे मतलब नहीं है आपको, ये π/2, ठीक है, और कहाँ गया, सॉरी, ये 0 और ये पाई, है ना, 0 से पाई होता है ना, ये है ना, ये आपको, ठीक है, कहाँ से होता है 0 to π, ठीक है। कॉट इनवर्स x की अगर मैं बात करूँ तो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होता है, रियल नंबर से, है ना, बस यहाँ पे 0 to π ये होता है ना, ठीक है। तो इसका डोमेन देखोगे सारे रियल नंबर है, एक्स एक्सिस के सारी वैल्यू, एक्स पे इसकी परछाई डालोगे आपको क्या मिल जाएगा, डोमेन,
है ना। इस ग्राफ की परछाई एक्स पे डालोगे डोमेन मिल जाएगा, वाई पे डालोगे कोडोमेन मिल जाएगा, है ना। इस ग्राफ की अगर आप वाई से परछाई डालो, मतलब इधर से टॉर्च मारो तो ये सारी वैल्यू मिल जाएंगी, इधर से टॉर्च मारोगे ये सारी वैल्यू मिल जाएंगी। मतलब वाई यहाँ से लेके यहाँ तक मिलेगा, 0 से लेके पाई, 0 इंक्लूड नहीं है, पाई भी इंक्लूड नहीं, क्योंकि ग्राफ टच नहीं कर रहा। ठीक है, बात समझा के वैसे, है ना। परिसर और प्रांत आप बता सकते हो, तो ये हो गया। मतलब वही जो चीज़ है वो यहाँ पे मैंने बना दिया है। वो पाई है, बीच में पाई/2 है, ये 0 है, पाई है, बीच में पाई/2 है, 0 है ना। तो इसको देख के आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ऐसे ही देखो ये है, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स की बात करोगे तो वहाँ पे देखो अपने काम का क्या है। पहले बात तो देखो, अगर सेक इनवर्स एक्स है अपने पास, है ना, सेक इनवर्स है, तो ये कहाँ से डिफाइंड होता है ना। सेक इनवर्स में आप क्या कर सकते हो, है कोई भी रियल, यहाँ लिख देता हूँ जगह नहीं है तो, है ना, सारे रियल नंबर, बस उसमें से क्या नहीं आता, -1 to 1 नहीं आता। यहाँ से, है ना, यहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होता है, यहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होता है भाई, वही चीज़ 0 to पाई ही डिफाइंड होता है, बस 90 नहीं आता इसमें, है ना, मतलब पाई/2 रेडियन नहीं आता। ठीक है, आप चाहे यहाँ ग्राफ से देख सकते हो भाई, एक्स की वैल्यू है ना, ये एक्स एक्सिस है, याद रहे ये वाला है ना। एक्स की वैल्यू 1 से लेके बाकी सारी, -1 से लेके बाकी सारी, है ना। क्योंकि देखो इस पर आपको ग्राफ की परछाई मिल जाएगी, इस पर आपको एक्स पे परछाई डालनी है ना, तो एक्स पे आपको परछाई मिल जाएगी सारी। तो मतलब डोमेन में आ गया कि भाई सारे रियल नंबर ले लो, उसमें से जो -1 से 1 के बीच की एक्स की वैल्यू ना वो हटा दो। 1 को नहीं हटाना है, इसलिए 1 यहाँ पे माइनस नहीं किया गया, इंक्लूड नहीं है, 1 माइनस नहीं हो रहा। बात समझ में आ रही है, ऐसी -1 को भी ये आ गया। रेंज में अगर आप देखोगे तो भैया इसकी वाई पे परछाई डालोगे तो ये सारी परछाई देखो इस पर आ रही है, यहाँ वाली, है ना। तो वाई ये कवर हो रहा है, ये कवर हो रहा है, लेकिन बीच वाला पाई/2 कवर नहीं होगा, ना इधर से टच हो रहा है ना इधर से टच हो रहा है। ठीक है, इसको याद रखना। ये बात भी अगर क्लियर हो गई है, ठीक है, तो आगे चलते हैं। इस तरह से देखो ये क्या है, y = कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। इसमें बस आपको क्या ध्यान देना है, ये है अपना एक्स एक्सिस, ठीक है। ये पाई/2 और -पाई/2 के बीच में होगा, तो मतलब ये पाई/2 वाली लाइन और -पाई/2 वाली लाइन बना ली, बीचों बीच जा रहा है एक्स एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड था, याद करो, ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड था। यहाँ पर सारे रियल नंबर आएंगे, सारे रियल नंबर आएंगे, बस -1 से 1 वाला हिस्सा नहीं आएगा, आप देख सकते हो, है ना। ग्राफ का अगर आप एक्स पे परछाई डालोगे, है ना, तो सारे एक्स कवर हो रहे हैं, सारे एक्स कवर हो रहे हैं। ये जो -1 से 1 वाला हिस्सा था ये कवर नहीं हो रहा, डोमेन में नहीं आएगा वो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर मैं y की बात करूँ कि भाई इसकी रेंज क्या क्या होगी, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, तो यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से परछाई डालोगे तो देखोगे तो ये सारा y कवर, ये सारा y कवर, बीच में जो y0 है वो छूट गया, है ना। तो यहाँ से ये आपने पढ़ा हुआ था क्या कि भाई, ठीक है, -पाई/2 से पाई/2 तक सारी वैल्यू, बस बीच में जो ये y = 0 होगा वो नहीं लेना। ठीक है, तो ये एक बार ग्राफ यार अपना प्रैक्टिस कर लेना, मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत सारे क्वेश्चन है ना ग्राफ से हो जाते हैं। जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। अभी ये लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इतना ही। ठीक है, सारी चीज़ मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। प्रैक्टिस एक्सरसाइज खत्म होगी तो उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी करेंगे। ग्राफ पे क्वेश्चंस कैसे आप कर पाओगे ग्राफ की मदद से, वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लेना। फिलहाल आपका काम ये रहेगा सर, जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया उनकी प्रैक्टिस तो करना ही करना। ग्राफ्स की 2-3 बार, हर एक ग्राफ की 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, है ना। यहाँ से नहीं, ये वाला, है ना, उसको देखना और ये ऐसे बना के देखना एक बार। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये 1 शॉट लेक्चर जो था इस चैप्टर का वो समझ में आया होगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।